हेलो स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को कवर करेंगे। तो पूरी कंप्लीट यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और ऑलमोस्ट सारे राइटर्स आपके इसको 3 से 4 चैप्टर्स में कन्वर्ट करके फिर आपको पढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो 150 से 200 पेजेस का ये चैप्टर होता है। हम इसको सिर्फ 13 क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसने रिकॉर्ड बनाया अभी तक, ये हर साल आता है। और टॉपिक जो है कवर किया गया है मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट से। तो ये जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इससे ये क्वेश्चन बनाया गया है। प्योर न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको डेल्टा आई गिवन है, आपको एमपीएस गिवन है, और आपसे के और डेल्टा वाई पूछा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मल्टीप्लायर का। तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में मिल जाएंगे आपको। देखिए, तो आपका जो आंसर 1 होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, और हमसे मल्टीप्लायर के पूछा हुआ है, हमसे चेंज इन इनकम, नेशनल इनकम पूछा हुआ है चेंज इन, और हमसे हो सकता है एमपीसी भी पूछ लिया जाए। तो ये 5 चीज़ें हैं। कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी हमारे पास, या कोई भी 2 चीज़ें भी गिवन होगी, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मल्टीप्लायर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। छोटी क्लासेस में जैसे आपने मल्टीप्लाई किया है, देखिए हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट मल्टीपल होकर हमारे पास इनकम के फॉर्म में आ जाता है। अब मानते हैं कि मैं अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे 1000 की इनकम मिलती है, तो मेरा पैसा 10 टाइम्स मल्टीपल हुआ। अब हम समझेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन है कि वो बेसिकली आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, जो आप अपने इनकम का जो पार्ट सेव करते हैं उससे बनता है। तो देखिए, जो भी आपने इनकम कमाई, मान लेते हैं आपने 1 रुपये की इनकम कमाई है, ऊपर 1 है, और इस 1 रुपीज़ की इनकम में आपने जितना भी कंज्यूम किया, इस कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिसके मदद से आप के निकाल सकते हैं। अगर हम अपने आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 0.20 है। एक बार मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिर से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है और एमपीएस 0.2 है। तो मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ, और इन दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख के हम लोग लिखते हैं हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है और एमपीएस है 20%, मतलब 1 रुपये का 0.20। अगर आप 20% बचाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप 80% खाते होंगे। अब आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले पे लगा सकते हैं, जैसे कि 1 में एमपीएस है 0.20, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.20। अब देखिए 5 टाइम्स आपका पैसा कितने टाइम मल्टीपल हुआ, 5 टाइम्स। तो ये आपका के आ गया। अब मैं यहाँ के यूज़ कर रहा हूँ 5 टाइम्स। तो हमारा इस क्वेश्चन में पहले पूछा गया था के कितना आएगा, तो के हो गया 5। अब है डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम कितनी है। अब आप इस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं इसको। आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000 करोड़, और आपका पैसा कितने टाइम मल्टीपल हुआ, 5 टाइम। तो आपकी इनकम में कितना चेंज आया, 5000 करोड़। तो अब आपके पास दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मल्टीप्लायर है 5, तो के हो गया 5, और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम हो गया 5000। तो ये 2 आंसर अगर आपके इस क्वेश्चन में बनते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपका अभी प्री बोर्ड होने वाला है 19 को, तो और फिर फाइनली बोर्ड होने वाला है आपका। तो आप देखेंगे कि प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो कंफर्म क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है 5K और 5000Y। तो अगर आप लोगों ने अपने टेस्ट में ये किया होगा तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो वैल्यू होगी K की 5 और चेंज इन इनकम होगा 5000। ये न्यूमेरिकल है इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग नहीं है, इसलिए मैंने इसको समझाया है आपको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में वैल्यूज़ बदल जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बेसिकली इक्विलिब्रियम बेस्ड है, क्योंकि इसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या है। तो देखिए, आपके पास नेशनल इनकम बोल सकता है, नेशनल इनकम को यहाँ मैं वाई कह रहा हूँ। कंजम्पशन मांग सकता है सी, सेविंग पूछ सकता है एस, एमपीसी पूछ सकता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस पूछ सकता है आपसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑटोनॉमस कंजम्पशन पूछ सकता है आपसे ऑटोनॉमस सेविंग पूछ सकता है वो,
वो आपसे इसके अंदर सेविंग फंक्शन पूछ सकता है, कुछ भी वो आपसे इसमें पूछ सकता है। और इन्हीं में से कुछ चीज़ें गिवन होंगी। आपसे इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है, हमारे इस केस में इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो आप देखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बहुत आसान है। आप करेंगे क्या, आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा इक्विलिब्रियम होती है। तो अब इसके लिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए इक्विलिब्रियम वाला केस दिखा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो मैं आपके ये भी स्टेप समझा देता हूँ। देखिए ऊपर था मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट, इस बार है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसा कि ऊपर मैंने बताया था आपको कि ये हमारा इक्विलिब्रियम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ आपका ASAD एक दूसरे के बराबर हो और SI एक दूसरे के बराबर हो। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखो AS मतलब आपका नेशनल इनकम होता है, AD मतलब टू सेक्टर में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन था। तो हमें गिवन था ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार, MPC Y कंजम्पशन की इक्वेशन हो गई, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट और इनकम। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं इधर कि हमारा C बार कितना है। तो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, तो 0.60, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 200, और हमें निकालना है इनकम Y। चलिए अब हम Y निकालते हैं। तो देखो 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 0.60 Y और Y। अब देखिए Y है तो इसका मतलब हमारी इनकम 1 है। अब Y में से हम Y को एडजस्ट कर रहे हैं, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। तो Y में से 0.60 Y गया तो आपका आया 0.40 Y। अब ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को यहाँ थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे हुआ। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है। आप समझो कि 1 रुपया है, 1 रुपये में से आप 0.6 रुपये को माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा, तो 0.40। और Y इनकम को इंडिकेट करता है। इस तरफ आपका 300 रहेगा राइट साइड में। एंड लास्ट स्टेप जो इसमें आप करेंगे 300 अपॉन में 0.40, 750। तो देखिए आपका इनकम आ गया 750। तो ये आपने जो क्वेश्चंस करे हैं मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के पहला पार्ट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है, और ये आपका दूसरा पार्ट है उसी क्वेश्चन का, 1 का ही B पार्ट है, ये 1 का ही B पार्ट है। तो इनकम आ गई। अब हम कंजम्पशन फाइंड करेंगे। तो देखो ऊपर कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है C बार प्लस MPCY। अब आप इसकी जगह वैल्यू पुट करो फिर से। ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100, MPC है 0.60, और आपका Y है 750। अब आप Y निकालेंगे अपना, तो आपका ये आ जाएगा 450, और C बार है 100, तो आपका टोटल कंजप्शन हो जाएगा 550। ये आपका C आ गया। अब हम निकालते हैं सेविंग्स। तो देखो सेविंग्स निकालने के लिए मैं आपको इक्वेशन याद दिलाता हूँ फिर से। इनकम जो होती है हमारी या तो कंज्यूम होती है या सेव होती है। अगर आपको सेविंग निकालनी है तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो। तो अब हमारे पास यहाँ हमारी इनकम हमें मिल चुकी है 750, और हम अपने 750 में से किसको माइनस करेंगे, अपनी इनकम को, जो कि है 550। तो हमारा सेविंग हो जाएगा 200। और फिर से ये बात प्रूव हो जाती है कि जहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा वहाँ SI इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी 200 थी और हमारी सेविंग भी 200 है। तो ये हमारा पार्ट B था। चलिए तो इसे ध्यान से करेंगे आप लोग। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैंने साथ साथ क्यों नहीं क्वेश्चंस के आंसर रखे हैं, बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो बेटा ये एक टेस्ट है, पहले आप क्वेश्चन को ऊपर की तरफ देखिए, उसे आता है कॉन्सेप्ट को तो आप करिए, और फिर मेरे साथ अपने आंसर को मैच करिए। और अगर आपको नहीं आता फिर तो ये स्क्रॉल प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपको हर एक छोटी बात समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ 20%। सेकंड क्वेश्चन कहता है अगर आप अपनी इनकम का 20% सेव करते हैं एंड इज़ कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, और कांस्टेंट है आपके सारी इनकम पे, एंड द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ ₹100 करोड़, तो कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द गिवन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं आपके लिए आप सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें पहले से आंसर्स को डाला नहीं है, न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ, और थ्योरीज़ की मैंने ड्राफ्टिंग ऐड कर दी है, वो फटाफट हो जाएगा। तो शुरू में ही टाइम लग रहा है बस आपको। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास गिवन है MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और वो परसेंटेज में है 20%। तो अगर मैं इसको
इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखूँ, फ्रिक्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, तो 0.20 MPS 0.20 है। तो मुझे बताइए आपकी MPC कितनी होगी। तो ये कॉमन है कि अगर 20% सेविंग है तो 80% कंजम्पशन होगा और वो हो जाएगा 0.80। तो आपको MPS आ गया, MPC आ गया, और इनकम के सारे लेवल पर वो कांस्टेंट रहता है। तो आपको एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के थ्रू बताना है। वैसे तो बहुत आसान है ये, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के अंदर कैसे काम होता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग के थ्रू ड्राफ्ट करते हैं इसको। ये भी तरीका ठीक है, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी आप कंज्यूम करते हो वो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार होता है, वो हमें गिवन है 100 करोड़, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो ये 100 हो गया। तो आपको पता होगा जीरो लेवल पे आप जो भी कंज्यूम करते हो वो आपकी प्रीवियस सेविंग्स होती हैं, तो आपका सेविंग हो जाएगा -100। तो देखिए कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखी थी, C बार प्लस MPCY, ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। और हमें क्या कहा उसने, कंजम्पशन फंक्शन निकालो एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में, कंस्ट्रक्ट करो। तो देखो C बार तो गिवन ही है 100 करोड़ प्लस MPC, अभी आपने देखा कि मैंने MPS से MPC निकाला 0.80, तो 0.80 और आपकी Y आ गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। बट अगर वो हमें सेविंग फंक्शन कहता कि आप इसे सेविंग फंक्शन ड्राइव करो, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप जो है S बार प्लस MPSY लिखेंगे। तो देखिए इस वाले केस में आपको MPS गिवन है 0.20Y, और जो जीरो लेवल पे आप कंज्यूम कर रहे हो वही आपकी सेविंग होती है ऑटोनॉमस, बस वो माइनस में होती है, क्योंकि जीरो लेवल इनकम पे जो भी आप सेव करेंगे तो उससे आपकी प्रीवियस सेविंग में कमी आएगी, तो ये नेगेटिव होता है। तो ये बन गया आपका सेविंग फंक्शन का इक्वेशन। तो जो बच्चे इस तरह की टेबल्स वगैरह बनाते हैं तो वो वेस्टफुल है, टाइम भी वेस्ट होगा। बस आप ऐसा एक बता दीजिए, और अगर ज़्यादा दिक्कत है आपको, ज़्यादा लगता है कि कम मटेरियल है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि MPC प्लस MPS = 1, कि हम जो भी इनकम है उसका कोई जो भी इनकम है या तो वो खाने पे खर्च करते हैं या फिर हम बचाने पे खर्च करते हैं। जो भी इनकम में चेंज होगा वो या तो कंजम्पशन में चेंज करेगा या फिर हमारी सेविंग को चेंज करेगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें आपने क्या किया है, अपनी हाइपोथेटिकल इकोनॉमी को में आपने सेविंग्स ड्रॉ किया है। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो आप समझेंगे कि आपके पास इन्वेंट्री कब जमा होगा। तो आपकी इकनॉमी में जब आपकी इकनॉमी में जब जो डिमांड है वो कम होगा आपके प्रोडक्शन से, आपकी सप्लाई से। तो केस ये है कि जब आपकी डिमांड कम होगी आपकी सप्लाई से, तो एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक होगा, और एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक होगा तो आप प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई स्टॉक पहले का जब तक है तब तक अपने आप प्रोडक्शन क्यों करेंगे। तो प्रोडक्शन में कमी होगी, एम्प्लॉयमेंट में कमी होगी, इनकम में कमी होगी। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि जब आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक होता है, सरप्लस होता है स्टॉक का, तो क्या आप एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाहेंगे। तो क्या आप एग्री हैं। तो आप समझिए इस बात को कि प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई है एग्रीगेट डिमांड के कम होने से। तो इस केस में हम उसे कम नहीं करेंगे, हम उसे रिड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि हम तो उसे इंक्रीज़ करना चाहेंगे, हम तो उसे बढ़ाना चाहेंगे। तो समझिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। कई बच्चों ने इसमें गलतियाँ की थी, मैंने जब चेकिंग किया था पेपर को। चलिए मैं इसके आंसर को दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा। देखिए आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि जो सिचुएशन है एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक की, वो कब होती है, जब AD इज़ लेस देन AS होता है। तो इसको टैकल करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको अपने AD को इंक्रीज़ करना है, आपको उसे बढ़ाना है। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है कि जब भी अगर स्टॉक बचेगा तो आप हमेशा अपनी डिमांड को, मतलब इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाकर उस स्टॉक को कंज्यूम करवाना चाहेंगे, ताकि प्रोडक्शन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए अब हम अपने थर्ड के और के पार्ट में चलते हैं। और में क्या पूछा है उसने हमसे, थर्ड के और में हमसे पूछा है कि किस लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका APS है वो =1 है। देखिए APS बेसिकली APC ये बेसिकली कंजम्पशन होता है C, और ये कब 1 होगा, तो जब आपकी APC इनकम के बराबर होगी तो वो 1 होगा। तो जब कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो 1 होगा। तो किस पॉइंट पर ये बराबर होते हैं, तो इस पॉइंट का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आपकी सेविंग जो है वो 0 होती है। तो ये सिंपल सा आंसर लिखना था आपने। ड्राफ्ट कैसे करा है आंसर को, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन
और APC विल बी इक्वल टू 1, तो आपका EPS इधर 0 होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ हमारा कंजम्पशन और इनकम बराबर होगा वहाँ हमारा APC 1 होगा, और कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो हमारी सेविंग 0 होगी। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर APC इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का और था, ऑप्शनल क्वेश्चन था ये आपका 3 का। अब हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि शुरू में टाइम लग रहा है न्यूमेरिकल्स में, जो पहले से सॉल्व हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए 4th क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड वाई। किसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। 1 यहाँ रिप्रेजेंट करता है इनकम को, ध्यान रखना ये 1 इनकम को रिप्रेजेंट करता है, वाई को या फिर चेंज इन इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं 4th क्वेश्चन की। तो 4th क्वेश्चन में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ MPC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ए ऑप्शन में जो MPC था वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो बताया गया है कि चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जब हम कंजम्पशन में चेंज करते हैं तो वो इनकम की वजह से होता है, तो इनकम की चेंज की वजह से कंजम्पशन का चेंज होता है, और जितने इनकम में चेंज होगी मैक्सिमम लिमिट कंजम्पशन की वही होगी। और अगर हम APC की बात करें तो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ग्रेटर देन 1, तो हाँ कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं करते। तो लिखा हुआ है दिस हैपन्स ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब आपका ये 4th क्वेश्चन भी कवर हो गया इसके अंदर। और 4th क्वेश्चन में एक और ऑप्शन में क्वेश्चन है कि 4th का और पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। केन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है, केन्जियन फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है इनको। कह रहे फुल एम्प्लॉयमेंट कैन नेवर एग्जिट। कह रहे ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है ये कहीं भी एग्जिट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप सब मुझे इसके ड्राफ्टिंग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके बताएंगे कि आपने इस ड्राफ्टिंग से सीखा है, और सीखा है तो मुझे इस नंबर पे अपनी ड्राफ्टिंग को व्हाट्सअप करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कि क्यों कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों किसी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, मौजूद नहीं है, होना चाहिए इकोनॉमी में, क्यों ये नहीं है। अगर नहीं है तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ते हैं। चलिए बाकी फिर से हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। देखो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम इसके बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑटोनॉमस और इंड्यूस के बीच। तो देखो पहला डिफरेंस है मीनिंग बेस पर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है। ये गवर्नमेंट करता है तो इसका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर है, और ये प्राइवेट सेक्टर करता है तो इसका है अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट करता है तो ये इनकम से इंकरेज या डिस्करेज तो होता नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। पर जब आप इसको देखेंगे तो इसकी स्लोपिंग अपवर्ड होती है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है। तो अगर आप इसका डायग्राम कभी देखेंगे बुक्स में तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको इस तरीके का दिखेगा, और आपको इंड्यूस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपको कांस्टेंट दिखेगा, और आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये इनके शेप्स हैं। इसके बाद आप स्कोप देखेंगे तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, इसे आई कहते हैं। आई के इन्वेस्टमेंट है प्योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड करने में हेल्प करता है। और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है तो ये मल्टीप्लायर में हेल्प करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा ऑप्शनल क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम वाला था उसमें हमने इसको यूज़ किया था, और जो फर्स्ट सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको हमने डेल्टा आई से किया था। तो ये इनके स्कोप हैं, और लास्ट इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डेल्टा आई से किया जाता है और इसको ए बार से किया जाता है। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपके पास कॉन्सेप्ट में आएगा एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो 5th का हम और पार्ट देख रहे हैं इधर, 5th का क्वेश्चन का और में है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट डिफ्रेंशिएट करें। चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए मीनिंग क्या है, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग ये है कि इज़ द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है और ये एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। मतलब जिस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को प्लान कर रहे हैं, मतलब जब आप 12th में आए तो आपने प्लानिंग की कि मैं इतने अपने बोर्ड में एग्ज़ाम गेन करूँगा, इतने ऑब्टेन करूँगा, वो हो गया प्लान। और एक्चुअल में जो आपका रिजल्ट आएगा वो, तो ये आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया और ये एट द एंड ऑफ द ईयर रहता है। ये डायनामिक है क्योंकि आपने जो प्लान किया है वो अंडर भी हो सकता है वैल्यू, आपके जो मार्क्स हैं उससे अंडर एस्टिमेशन भी हो सकता है उसका, और ओवर एस्टिमेशन भी हो सकता है। बट जो एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट है वो फाइनल है, वो स्टैटिक नेचर का है।
इसकी स्टेज इनिशियल होती है, इसकी स्टेज फाइनल होती है। तो आपको ज़्यादा मतलब नहीं लिखना था, पर अगर आपके 5 मार्क्स में 2 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही चाहिए बेस के साथ। तो आप में से जिसके भी नंबर कटे होंगे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ नंबर कटे हैं आप लोगों के। तो ये आपका आंसर 5 है। अब मैं आपके लिए आंसर 6 बताने जा रहा हूँ। आंसर 6 क्या है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि आंसर 6 में हमसे पूछा क्या है। चलिए, तो हम लोग आंसर 6 देखते हैं अपना। डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू MPC। देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है उसको डिफाइन करना है, और ये MPC के साथ कैसे रिलेट करता है आपको ये भी बताना है। हाउ इज़ इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो चलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPC के रिलेशन को देखने। ये देखिए 6 क्वेश्चंस का ड्राफ्ट यहाँ आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि MPC क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली के सिंबल से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है इसको। और रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था इसका यूज़ करते हुए मुझे। तो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो रिलेशन होता है ये, और इसका MPC के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, के का हमें दूसरा फॉर्मूला भी पता है, 1/1 माइनस MPC। देखो, मैंने उसमें वैल्यू पुट की 0.5, और अगर आप इसमें 0.5 वैल्यू रखते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 1/0.5, और आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स। और इस तरीके से अगर आप MPC 7.5 रखते हैं तो आएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि आपने MPC बढ़ाई तो आपका मल्टीप्लायर बढ़ गया। तो इसका मतलब इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हमने ये लिखा है, मल्टीप्लायर और MPC आर डायरेक्टली रिलेटेड। इट मीन्स व्हेन MPC इंक्रीज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसको कंप्लीट किया है। और इसी के और में जो क्वेश्चन है उसमें हमने आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में पूछा है कि मल्टीप्लायर क्या है और ये MPC के साथ कैसे रिलेट करता है, और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 4 कब होगा। तो देखो, 4 कब होगा, जब आपकी MPC 0.75 होगी। तो इस केस में आपने क्या करना है, अपने के की जगह के की वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस MPC। के 4 है तो 1/1 माइनस MPC, और फिर आप इसको इधर ले आएंगे तो 4 माइनस 4 MPC इक्वल टू 1। अब वापस आप 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस MPC इक्वल टू 1। और अब हम लोग तो अब ये इधर आएगा तो 4 माइनस 4 MPC इक्वल टू 1। अब आप इंटरचेंज कर दो इन लोगों को आपस में, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 MPC। 4 में से 1 गया तो आपका आएगा 3 इक्वल टू 4 MPC। MPC को इधर ही रहने दो, एंड 3/4 कट करके आपकी वैल्यू आएगी 0.75। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत आसान है, लिमिटेड फॉर्मूले हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। मेन इस पेपर के सॉल्यूशंस मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि चैप्टर में ज़्यादातर बच्चों ने गलतियाँ की हैं, उनको ड्राफ्टिंग नहीं आती, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस स्टेप पे क्या होना चाहिए, काफ़ी गलतियाँ की आप लोगों ने। चलिए, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 चलते हैं हम लोग, 6 हो गया हमारा। 7 क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ MPC इज़ 0.6 एंड द इनिशियल इनकम इन द इकोनॉमी इज़ ₹100 करोड़। तो आपको इसने क्या किया है, आपको इसने एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी है। इसने आपको MPC दिया है, Y दिया है, तो आपको कहा है कि आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। तो बड़ा ही सिंपल सा है, आपको करना क्या है, आपने एक Y करना है, Y का शेड्यूल लेना है, और इनिशियल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज़ ₹100, और उसने आपको ₹100 की इनिशियल इनकम लेने को कहा है। और MPC प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला है 0.6 बोला है, और कह रहा है कि आपको इनकम, कंजम्पशन और सेविंग बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि ₹100 की अगर इनकम हुई है, आपकी इनकम में कोई चेंज आया है, इनिशियल इनकम आपकी 100 है, उसका आप 0.6 खाते हैं तो ₹60 आप खाते हैं और ₹40 आप बचाते हैं। बड़ा सिंपल सा शेड्यूल बन गया। चलिए, अब क्या है कि शेड्यूल तो शो कर दिया हमने, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग भी हो गया हमारा। अब कह रहा है कि आप ये बताइए कि अगर इन्वेस्टमेंट 80 करोड़ है तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। इसका मतलब वो कह रहा है आई लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट रखिए और इन्वेस्टमेंट आपकी 80 होनी चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट रहती है, ऑटोनॉमस नेचर का होता है ये।
तो हम इस टेबल को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। तो आगे देखेंगे कि हमारी इनकम मान लेते हैं 100 से 200 हो गई। अच्छा 200 में 0.6 खा रहे हैं आप, तो इसका मतलब कांस्टेंट है तो 120 खा रहे हैं आप। 0.6 है तो इसका मतलब 200 का 0.6 मतलब 120 कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना सेव कर रहे हैं 80। तो कौन सा हुआ इक्विलिब्रियम लेवल 200। तो 200 की इनकम इक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि यहाँ S=I है। तो देखो आप सारे क्वेश्चंस एक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं, इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर, सारे न्यूमेरिकल्स इन दोनों पर बेस्ड हैं। अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं उनकी, और करने का तरीका सब में सेम है। चलिए तो इसके बाद अब हम करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन APC एंड APS, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। दोनों जो हैं APC और APS ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो चलिए अब हम 8th के ड्राफ्ट पे चलते हैं अपने। देखिए 8th नंबर में क्या लिखा है, तो APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मीनिंग क्या है, तो रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो APC क्या है, तो APC रेशियो रिलेशन है C और Y का, तो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का। और APS क्या है, टोटल सेविंग और टोटल इनकम का रेशियो रिलेशन है। तो नॉर्मल सी बात है, आपकी जो इनकम है वो या तो आप कंज्यूम करते हैं या फिर आप सेव करते हैं। तो आप अपनी कंजम्पशन से इनकम का रिलेशन बताएंगे तो APC हो जाएगा, और सेविंग से इनकम का बताएंगे तो APS हो जाएगा। इसलिए S/Y और C/Y इनके फॉर्मूले हैं। APC कंजम्पशन है तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये पॉजिटिव रहेगा, अभी आपने देखा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है ये। और APS जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि आप प्रीवियस सेविंग खाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC 1 होगा और APS 0 होगा। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस के बीच आप बना सकते हैं, पर फाइनली है कि इनके बीच रिलेशंस क्या है, या रिलेशंस अगर आपने बताना है या डिफरेंस बताना है तो पता होना चाहिए। अभी हमने डिफरेंस बताया, रिलेशन क्या है, तो APC एंड APS आर कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है। क्योंकि आप अगर अपनी इनकम को खाने में खर्च करेंगे तो बचाएंगे कम, बचाने में खर्च करेंगे बचाएंगे तो खाने में कम खर्च करेंगे, इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच। सेम कॉन्सेप्ट MPC और MPS का है, बस इसमें क्या है कि आपकी जो इनकम है वो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग से रिलेट करता है, कि आपकी इनकम में जो चेंज आया उसका आप कितना कंजम्पशन में चेंज करेंगे और कितना सेविंग में चेंज करेंगे। तो डेल्टा C/डेल्टा Y MPC बन जाएगा, डेल्टा S/डेल्टा Y MPS। तो रेशियो रिलेशन सेम डिफाइन बन गई, यहीं से आपका इक्वेशन बन गया। और आपने रेंज भी बता दी कि 0 से 1 के बीच लाई करते हैं दोनों की रेंज जो है वो 0 से 1 है। या तो आप अपनी कंप्लीट इनकम जो है एडिशनल वो सेव करेंगे या फिर एडिशनल इनकम को कंज्यूम करेंगे। MPC और MPS के लिए भी सेम बातें हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी इनकम जो एडिशनल इनकम हुई है उसको अगर कंज्यूम करते हैं तो सेविंग कम करेंगे, और सेविंग करते हैं तो कंज्यूम कम करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन कॉन्सेप्ट हैं दो, APC MPC APS MPS। तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पर बेस्ड था। चलिए अब हम अपने 8th क्वेश्चन के बाद अपने 9th क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकनॉमी। आपको अपनी इकनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना है। तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपका जो भी लेबर फोर्स है इकनॉमी के अंदर, देश के अंदर, वो सब एम्प्लॉयड है। लेबर फोर्स होता है कि विलिंग और एबल टू वर्क पॉपुलेशन की नंबरिंग। तो जितने लोग आपकी पॉपुलेशन में विलिंग और एबल टू वर्क हैं उनको हम लेबर फोर्स कहते हैं। वो सारे अगर एम्प्लॉयड हैं तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। इट मीन्स जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो देखेंगे यहाँ अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे काम मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। और आगे लिखा है डिस्कस द सिचुएशन व्हेन AD इज लेस देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो कह रहे हैं ये सिचुएशन बताओ जिसमें AD आपका AS से कम हो जाए। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड AS से कम हो जाएगा, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर आपका AD जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब जो डिमांड है ये वाली जो फुल एम्प्लॉयमेंट से इंक्रीज़ हो गई है उसको आप कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके रिसोर्स फुली एम्प्लॉयड हैं। तो आपके प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो शॉर्टेज रहेगी ये बनी रहेगी। तो इसलिए लिखा है कि यहाँ से जो डिमांड देख रहे हैं आप ज़्यादा होगी तो वो एक्सेस डिमांड होगा, और ये एक्सेस डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से ये एक गैप क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये 3 मार्क्स में था इसलिए ये ऐसा बनाया है। अगर ये इससे ज़्यादा मार्क्स का होता है तो आप इसे डायग्राम में इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आप 0 लेवल से एक एग्रीगेट सप्लाई लेंगे,
फिर एक एग्रीगेट डिमांड लेंगे और यहाँ आप फुल एम्प्लॉयमेंट बता दो इकोनॉमी को, ई पॉइंट। और इसके बाद से अगर आपने देखा कि डिमांड बढ़ रही है तो ये गैप इन्फ्लेशनरी गैप है, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके इक्विलिब्रियम से, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले इक्विलिब्रियम से, जैसे कि ये फिर से एएस है, एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, और यहाँ से अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ फिर से एक गैप आता है और ये गैप डिफ्लेशनरी गैप बनता है। तो नीचे कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसका अपोजिट है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो वो तो हमने बता ही दिया। डिफ्लेशनरी गैप, तो डिफ्लेशनरी गैप इज द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस, तो एडी अगर एएस से कम हो जाएगा तो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे पिछले 20-30 ईयर्स के कितने भी पेपर्स आप देख लो जाके, 10 ईयर्स पुराने से पुराना, सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसको करने के बाद ये पूरा यूनिट कवर कर देगा आपका। तो देखिए मैंने हर एक टॉपिक को इसमें ड्राफ्ट कर रखा है। इन्फ्लेशनरी गैप की डिफाइन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, डिफ्लेशनरी गैप है। तो 9th क्वेश्चन था आपका जो, वो अब हम कर चुके हैं। अब हम अपने 10th क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा 10th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो अब 10th क्वेश्चन है, ये रहा आपका 9th क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं। 10th क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। अब आपने अपने 10th क्वेश्चन में शेड्यूल और डायग्राम की मदद से सेविंग फंक्शन को ड्राइव करना है, या फिर और में जाएंगे तो कंजम्पशन कर्व ड्राइव करना है। तो ये डेरिवेशन है, देखते हैं डेरिवेशन कैसे करते हैं हम लोग 10th में। तो ये एक डेरिवेशन कर्व है जिसमें आप ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने 10th क्वेश्चन को करते हैं, डिफाइन सेविंग फंक्शन। तो देखिए सेविंग फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो सेविंग फंक्शन के लिए लिखा है, इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। ये इनकम और सेविंग का रिलेशन है। एफ फंक्शन है, यहाँ वाई इनकम है और एस सेविंग है। तो इनकम के साथ सेविंग का रिलेशन है। यहाँ मैंने इनकम बनाई है, वाई इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कंजम्पशन को और एस सेविंग को। तो ये शेड्यूल है, ऊपर इक्वेशन है सेविंग फंक्शन की, एस बार जो कि हमेशा माइनस में होता है, प्लस एम पी सी वाई। अब आप देखेंगे कि जीरो लेवल पे जो भी आप कंज्यूम करते हैं ये आपका सी बार होता है, और जो भी ऑटोनॉमस सेविंग होगी वो आपका एस बार होगा। तो देखिए इक्वेशन में एस बार आ गया, प्लस अब है एम पी एस वाई और इसमें है एम पी सी वाई। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का जो चेंज है उससे आप कितना पार्ट कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरी इनकम में 100 का चेंज है और मेरी कंजम्पशन में 50 का। जैसे कि 100 से 150 हुआ तो 50 का चेंज है, 0 से 100 हुआ तो 100 का चेंज है, और कट करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा एम पी सी 0.50 है। तो सी बार हो गया मेरा 100 प्लस एम पी सी हो गया 0.50 वाई। तो सेविंग फंक्शन क्या होगा, ये होगा -100 और आधा खा रहे हैं तो आधा बचा रहे होंगे 0.50 वाई। तो ये मेरा कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन ड्राइव हो गया। शेड्यूल पे ऐसे ही शेड्यूल बनाया हुआ है, हर बार मेरी इनकम 100 से चेंज हो रही है, उसका आधा मैं खा रहा हूँ आधा बचा रहा हूँ। और मैंने देखा कि 3 फेसेस मिले मुझे, पहले में सेविंग नेगेटिव है, एक में सेविंग 0 है और एक में सेविंग 0 और एक में सेविंग पॉजिटिव है, एक में सेविंग पॉजिटिव है। तो देखिए आप, जब तक मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम से ज़्यादा होगा तो मेरी सेविंग नेगेटिव होगी, क्योंकि मुझे अपने प्रीवियस सेविंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इनकम 0 थी, कंजम्पशन 100 था तो सेविंग नेगेटिव थी, इनकम 100 था और कंजम्पशन 150 था तो भी सेविंग नेगेटिव थी। बट ब्रेक इवन पॉइंट, यही पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं। जैसे ही आपके इनकम और कंजम्पशन बराबर आया आपका सेविंग 0 हो गया, शेड्यूल पे भी दिख रहा है, डायग्राम में भी। उसके बाद तीसरा फेज, आपकी जो इनकम है वो आपके कंजम्पशन से ज़्यादा हो गया और आपका आप सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हो गया। जैसा कि आप लास्ट में देख सकते हैं 300 पे हम 250 खा रहे हैं और 50 बचा रहे हैं। तो टेबल और डायग्राम दोनों की मदद से आपने अपने सेविंग फंक्शन को यहाँ ड्राइव कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड फेज कर रहे हैं, इसका सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो है, गिवन अ कंजम्पशन कर्व आउटलाइन द स्टेप रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन डेराइविंग अ सेविंग कर्व फ्रॉम इट। मतलब कंजम्पशन को देखते हुए आपको सेविंग ड्राइव करना है। तो इसके लिए ज़्यादा ड्राफ्टिंग मुश्किल नहीं है, यही क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ ए पॉइंट ब्रेक इवन है, आप 3 फेसेस बना लो, बिफोर ए पॉइंट, एट 8 पॉइंट एंड आफ्टर 8 पॉइंट। बिफोर ए पॉइंट क्या है, कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, तो सेविंग नेगेटिव होगा, तो आप सेविंग नेगेटिव ड्रॉ कर लेना। एक एट पॉइंट ए पर इनकम कंजम्पशन बराबर है तो आपका सेविंग 0 हो जाएगा, बी पॉइंट बन जाएगा। और इसके बाद आपकी इनकम जो है वो कंजम्पशन से ग्रेटर देन है तो आपकी सेविंग पॉजिटिव आ जाएगी। तो ऊपर आपने इनकम और कंजम्पशन कर्व बना लेना है, उसके बाद सेविंग कर्व को डॉटेड करके इसी बेसिस पर ड्राइव कर देना है। तो इस तरीके से आप डेरिवेशन कर लेंगे और
सेम फॉर्मेट है डेरिवेशन का, आप डिट्टो इसे डेरिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। अगर आपको इसका भी ड्राफ्ट चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार पढ़ लेते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट आर टू अल्टरनेटिव वे ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फर्स्ट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में मैंने आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के दो अल्टरनेटिव वेज बताए थे। एक तो बताया था मैंने AS इक्वल टू AD, और दूसरा मैंने बताया था S इक्वल टू I। तो ये दो अप्रोचेज़ हैं, और ये दो अप्रोचेज़ आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं, आप इसके लिए डायग्राम का यूज़ करिए। और साथ में बताइए कि इफ़ सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर S ग्रेटर देन I होगा तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा सकता है S ग्रेटर देन I हुआ तो क्या होगा, या AS ग्रेटर देन AD हुआ तो क्या होगा। तो दोनों सेम है, दोनों का मतलब सेम है। एंड इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा S लेस देन I क्या हुआ, या AS लेस देन AD हुआ तो क्या हुआ, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट हैं। ये दो फेसेस हैं इसके मैकेनिज्म के, ये आपको आने चाहिए। तो चलिए हम 11th में इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इस फॉर्मेट पे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 11th क्वेश्चन को यहाँ हमने ड्राफ्ट कर रखा है। देखिए सबसे पहले हमने यही लिखा है कि इक्विलिब्रियम जो है आपका वो AD और AS के थ्रू मिल सकता है। और AD AS कैसे रिलेट करते हैं, इसके लिए मैंने AD की इक्वेशन डाली है C प्लस I, और AS की इक्वेशन है C प्लस S, और C से C कट कर दिया और S इक्वल टू I। तो दो अप्रोचेस आ गई, AD और SI। आप इस डायग्राम पे यहाँ भी देख सकते हैं। तो AD AS अप्रोच है, S और I अप्रोच है आपका। अब देखो दोनों कैसे रिलेट करता है। तो देखो दोनों के रिलेशन के लिए आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ 0 लेवल से ये हमारा AS है, फिर उसके बाद AD है, और आपका AD वाई एक्सिस से शुरू है C प्लस I। जहाँ ये दोनों AD AS एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वहीं सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि I अपने नेचर कांस्टेंट नेचर पे बना हुआ है। तो ये अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है तो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ एक सिंपल सा, बहुत आसान है। ये देखिए ये आपका X एक्सिस रखा है मैंने, ये आपका Y एक्सिस है, ये आपका 0 ओरिजिन है। देखो यहाँ से आपका AS हुआ, ये आपका AD है। तो जहाँ AD और AS बराबर हुए वो इक्विलिब्रियम। और यहीं आप ध्यान रखना कि आपका सेविंग कर्व भी यहीं से जाना चाहिए। तो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व भी यहीं बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पहले एक इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करना है। मैं इस स्टेप को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। यहाँ से ये आपका इक्विलिब्रियम है। आप यहाँ से यहाँ इक्विलिब्रियम चाहते हैं, आप अगर यहाँ इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो यहाँ पहले आप I बना लीजिए। एक I कांस्टेंट होता है, और यहीं से सेविंग को ड्रॉ कर लीजिए, नेगेटिव से आता हुआ सेविंग। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है, और अदरवाइज़ ये ग्राफ बहुत अच्छा बनता आपका। चलिए तो AD AS अप्रोच बना दिया हमने इधर। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें इक्विलिब्रियम के दोनों केसेस पता चल गए, AD AS, और दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं उनका ये डायग्राम भी हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन का सेकंड फेज क्या था, इफ़ S ग्रेटर देन I इट मीन्स AS ग्रेटर देन AD। नॉर्मल सी बात है, जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी, तो आपका इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ेगा, और इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ेगा तो उसे बेचने के लिए आप प्राइस गिराएंगे, और प्राइस गिराएंगे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम होगा एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा इनकम कम होगी, इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वापस S इक्वल टू I नहीं आ जाता। तो ये केस यहाँ है जहाँ आपकी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री बचने से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देगा, प्रोडक्शन कम करने से इनकम एम्प्लॉयमेंट कम होगी, और इकोनॉमी डाउनवर्ड चला जाएगा, और वापस S इक्वल टू I तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी का दूसरा फेस है ये वाला, जिसमें लिखा है सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब इस केस के अंदर आपको करना क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपका प्रोडक्शन जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपकी डिमांड ज़्यादा है, AD ग्रेटर देन AS ज़्यादा है। तो इस केस में विलिंग टू कंज्यूम विलिंग टू प्रोड्यूस से ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी तो मोर प्रोडक्शन मोर इनकम मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी गोज अपवर्ड, जब तक वापस S इक्वल टू I नहीं हो जाता। तो ये दो मैकेनिज्म है, मैंने इसमें सिर्फ S ग्रेटर देन I बताया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वही पूछा गया था। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था। चलिए अब हम अपने 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है हमारा। 12th क्वेश्चन मिल गया हमें, ये रहा। तो 12th क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, A और B दो पार्ट हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ नेशनल इनकम इज़ ₹50 करोड़ और सेविंग 5। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 50 है और आपकी सेविंग जो है वो 5 है, तो आपका कंजम्पशन आ गया 45।
और अगर आपका कंजम्पशन 45 है तो आप अपनी एपीसी बताओ। अभी हमने एपीसी सीखा था रिलेशन में, सी अपॉन में वाई होता है, तो 45 अपॉन में 50 और 0.9, इसका मतलब मैं अपनी इनकम का 90% कंज्यूम करता हूँ। चलिए, व्हेन इनकम राइज टू 60 करोड़, अच्छा मतलब अब आपकी इनकम वाई 150 से वाई 260 हो गया। अगर ये 60 हो गया तो क्या होगा? अच्छा, अगर ये 60 हो गया तो इसका मतलब मेरी इनकम में कितने का चेंज आया? तो मेरी इनकम में चेंज आया 10 करोड़ का। तो इससे मेरे कंजम्पशन में फ़र्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, क्योंकि मेरी सेविंग जो है वो भी 5 से 9 हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास जो 10 करोड़ की इनकम है उसमें से 4 करोड़ मैंने सेव किए और 6 करोड़ खा लिए। देखो 10 करोड़ की इनकम का चेंज है, 50 से 60 हुआ, सेविंग 5 से 9 हुआ, तो इसका मतलब मैंने 6 करोड़ जो है वो कंज्यूम किए। कट करेंगे तो 0.60, ये मेरा एमपीसी हो जाएगा। और एमपीएस तो ऑटोमेटिक है क्योंकि 60% कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरी सेविंग क्या होगी? एमपीएस क्या होगा? 0.40, तो मेरी सेविंग आ गई। अब सेविंग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और अगर एपीसी पूछ रहा है तो अगेन आप एपीसी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम 60 है, आपका सेविंग 9 है, तो आपका कंजम्पशन जो होगा वो 51 होगा, और सेम फॉर्मूला है 51 अपॉन में 60, और आपका एपीसी भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हिंदी में एमपीसी बोल दिया है और यहाँ एपीसी बोल दिया है, इसलिए थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, इसलिए मैंने तीनों ही निकाल दिए। चलिए कोई बात नहीं, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बी फॉर्मेट की। बी फॉर्मेट भी बहुत आसान है। बी फॉर्मेट में क्या है? मेरे को सेविंग दिया है, एपीसी दिया है, एमपीसी दिया है। देखिए, जब तक मैं कंजम्पशन कर्व नहीं बनाऊंगा तब तक तो ये निकालना मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे, जीरो पे अगर आप -40 खाते हैं तो आपका मतलब 40 कंजम्पशन है आपकी। अगर आप -20 खाते हैं इसका मतलब आप 70 खा रहे हैं। अगर आप 100 में से 100 का 100 खा रहे हैं तो आपकी सेविंग 0 है। 150 में से 30 बच रहा है तो इसका मतलब 120 खा रहे हैं, और 200 में से 50 बच रहा है तो इसका मतलब 150। ये कोई जादू नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैंने इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया और कंजम्पशन निकाल दिया। अब कंजम्पशन आ गया है। अब मेरे को पूछा है एपीसी, तो सी अपॉन में वाई कर दूंगा तो एपीसी आ जाएगा, और डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई कर दूंगा तो एमपीसी आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी कंजम्पशन में कितने का चेंज है, 40 से 70, तो 40 से 50, 60, 70, 30 का चेंज है। तो 30 अपॉन में यहाँ कितने का चेंज है, तो 50 से 100 हुआ, 50 का कट करूँगा 0.6 आएगा। तो चलिए मैं 0.6 लिख देता हूँ। आगे देखा, फिर से 30 का चेंज है, 50 का चेंज है, 0.6। आप देखेंगे तो 20 का चेंज है, 20 का मतलब 0.4, एंड फिर 30 का चेंज है 0.6। अब कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमारा एपीसी आ जाएगा। और थोड़ी सी मैथ आप भी कीजिए, अपना एपीसी फाइंड करिए और मुझे शेयर करिए ज़रूर कमेंट में कि आपकी एपीसी क्या आई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन कैसे करना है हमें। देखो 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 101% आएगा। देखिए, ये पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए बनाया था मैंने, बट आप मुझसे अगर कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो वो मैं बता दूं, तो 13 एक आपका 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है इस चैप्टर में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है इसमें कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेजर टू टैकल द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एएस जो होता है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो यहाँ से आपका एडी ज़्यादा होगा या आपका एडी कम होगा, तो आप डिसइक्विलिब्रियम होंगे, और अगर ये बराबर हुआ तो आप इक्विलिब्रियम होंगे। तो बेसिकली हमसे ये दो सिचुएशंस पूछी है इसने। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये आ गया हमारा 13 की ड्राफ्टिंग। चलिए, तो ये हमारे पास 13 की ड्राफ्टिंग है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसइक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन और लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये देखिए आप, बड़ा सिंपल सा है, जो मैंने ऊपर ड्राइव किया था, एडी जो है वो अगर ग्रेटर देन होगा फुल एम्प्लॉयमेंट एरिया से तो इन्फ्लेशनरी गैप, और अगर आपका एडी कम होगा फुल एम्प्लॉयमेंट से तो डिफ्लेशनरी गैप। तो ये आपका एक्सिस डिमांड कॉन्सेप्ट हो गया, ऊपर आपने डिस्कस कर ही रखा है, और ये डेफिशिएट डिमांड कॉन्सेप्ट हो गया जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बनता है। अभी हमने ऊपर 9th क्वेश्चन भी शायद देखा था, वैसा ही है। चलिए, अब है मेजर्स टू टैकल द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो इसको कैसे टैकल करते हैं, तो फिजिकल और मॉनेटरी दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। हमसे इसने क्या कहा है, इसने कहा है एक आप बताइए हमें फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल मतलब वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर केस एक्सिस डिमांड का है, फर्स्ट केस है इन्फ्लेशनरी गैप का, तो डिमांड ज़्यादा है तो इसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगा, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इससे इन्फ्लेशनरी गैप ठीक हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम दूसरे वाले केस में है कि आपका एग्रीगेट डिमांड कम है, तो यहाँ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा, इससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। आगे आप चेक करेंगे बैंक रेट, तो बैंक रेट कैसे टैकल करेगा, तो फिर से वही बात है कि एडी ज़्यादा है तो इंक्रीज़ इन बैंक रेट इंक्रीज़ होगा,
तो वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी बातें इसमें कनेक्ट हैं कि अगर बैंक रेट इंक्रीज़ होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगी हो जाएगी, वहाँ मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, पब्लिक बैंक से लोन लेना बंद कर देगी और डिमांड कम हो जाएगा। पर हमने इस सारे प्रोसेस को कवर कर दिया और सीधा सीधा मेन आंसर लिख दिया, इंक्रीज इन बैंक रेट विल रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड। अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, इससे इन्फ्लेशन गैप ठीक हो जाता है। अगर आप डिक्रीज करते हैं बैंक रेट तो इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और डिफ्लेशनरी गैप ठीक हो जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो देखिए, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देता है। ऐसी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और अमाउंट ऑफ लोन के बीच का डिफरेंस। जब कोई लोन लेने जाता है कॉमर्शियल बैंक के पास तो वो उससे सिक्योरिटी रखवाता है, तो सिक्योरिटी और लोन अमाउंट के बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब क्या है कि जब आप लोन लेने जाएंगे और उसे आपको डिस्करेज करना है इन्फ्लेशन के केस में, तो वो इसको इंक्रीज़ कर देगा ताकि आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा हो और लोन कम मिले। और अगर आप डिफ्लेशनरी के केस में जा रहे हैं तो वो आपको इंकरेज करना चाहता है, पैसों के लिए आपकी डिमांड को बढ़ाना चाहता है, तो वो अपने इस मार्जिन को कम कर देगा। तो देखिए, वैसे एक एक टॉपिक हमारी क्लास में एक एक आवर्स चलता है। सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट में मैंने क्लास में 1 आवर्स बताया था, मतलब 1 आवर्स 2 3 क्लासेस लगी हैं। आप देखेंगे तो ये पूरे 1 मंथ का टॉपिक है। हम लोग 1 मंथ बहुत डिटेल में करते हैं और इसको बच्चे करने में भी 2 आवर्स लेते हैं। तो आप मुझे भी अगर समझाना है और पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाना है तो टाइम तो लगेगा ही, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। आप देख सकते हैं वीडियो कम से कम 1 आवर्स की करीब की हो गई है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सिर्फ ऊपर दिए हुए क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप में से कोई बहुत ही कम मेहनत करने वाला बच्चा है, वो सिर्फ वही क्वेश्चन करना चाहता है, वही फॉर्मेट देखना चाहता है जो पेपर में आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर ले वो दोनों फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद वो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखे कि व्हेन एस ग्रेटर देन आई, इक्विलिब्रियम वाला केस देख ले। एक मैं इक्विलिब्रियम एक इन्वर्सली मल्टीप्लाई कर ले थोड़ा सा, एक बस। अब बाकी है 11th और 13 क्वेश्चन कर ले, बस। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप लोग करिए इसको आराम से। बाकी मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ नेशनल इनकम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चंस, नेशनल इनकम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के साथ।